हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मॉड्यूल है चैप्टर 9 इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर आईएफएससी गिफ्ट सिटी के अंदर जो आईएफएससीज हैं उनके अंदर जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं, वेरियस अदर नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन, सब कुछ डिस्कस करेंगे, सेटअप डिस्कस करेंगे, फ्रेमवर्क डिस्कस करेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ओके, सो दिस वीडियो कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। यहाँ पर हम सबसे पहले ये जो सेंटर्स है आईएफएससी विद इन द गिफ्ट सिटी इन इंडिया, गिफ्ट सिटी विच इज इन गुजरात, ठीक है, वहां पर वी हैव द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। तो इस सेंटर है क्या, क्या होता है ये, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, ऑल ऑफ दैट विल बी डिस्कसिंग। एंड द सेकंड पार्ट में हम आईएफएससी है जो कि द यूनिफाइड रेगुलेटर है फॉर ऑल ऑफ दीज आईएफएससीज एस्टैब्लिश्ड इन द गिफ्ट सिटी एंड वेरियस अदर प्लेसेस। जब होगा आगे जाकर आईएफएससीज एस्टैब्लिश होंगे बाकी प्लेसेस में, उनके लिए द यूनिफाइड रेगुलेटर इन इंडिया, ठीक है। इसके बारे में और बाकी रूल्स, रेगुलेशंस, एक्टिविटीज़ हम डिस्कस करेंगे। आईएफएससी की अगर मैं बात करूँ तो व्हाट इज़ एन आईएफएससी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। तो ये एक लेट्स से इंडिया है, देन इसके अंदर देयर इज़ अ प्लेस, ठीक है, थोड़ा एरिया डेजिग्नेट किया जाता है। इस एरिया को हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ये जोन क्या है, ये एक फॉरेन कंट्री माना जाता है, फॉरेन कंट्री माना जाता है। घबराइए मत, फॉरेन कंट्री इंडिया के अंदर कैसे, फॉरेन एंटिटी या फॉरेन रीजन माना जाता है ओनली विथ रेस्पेक्ट टू, ओनली विथ रेस्पेक्ट टू इकोनॉमिक टर्म्स, ठीक है। इकोनॉमिक जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं, उसके लिए एक फॉरेन जो प्लेस है इस तरीके से माना जाता है इस रीजन को, इसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर वी हैव द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, गिफ्ट सिटी है एक्चुअली, उसके अंदर ये आईएफएससी है, ठीक है। तो ये जो आईएफएससी है, दिस आईएफएससी इज एक्चुअली इनसाइड द स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कि गिफ्ट सिटी गुजरात में है, ठीक है। तो एसईजेड फॉरेन माना जाता है विथ रेस्पेक्ट टू इकोनॉमिक। इसका मतलब क्या है, अगर इंडिया में अगर हम देखें, आप किसी भी तरीके का शेयर्स बाय कर रहे हो तो यू विल बी पेइंग सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है, या फिर अलग अलग टाइप के टैक्सेस जो इंडिया में ड्यूटीज है वो सब आप पे करोगे। बट अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर किसी भी तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो तो आपके लिए जो रूल्स हैं, लॉज है, वो अलग हैं। यू मे बी हैविंग रिलैक्सेशन विथ रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ये आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। टैक्स नंबर 2, कुछ और टैक्स आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, कुछ चीज़ों को आपको मेंटेन करना होगा। थोड़ा कैपिटल आपको लाइक सीआरआर, एसएलआर, जो इसके अंदर बैंकिंग यूनिट्स एस्टैब्लिश किए जाते हैं, तो उनको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। दीज आर द रिजर्व्स, आई होप यू हैव एन आइडिया ऑन दिस, जो नॉर्मली बैंक्स इंडिया के अंदर मेंटेन करते हैं, आरबीआई के द्वारा मैंडेट किया गया है। तो ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। तो समझ रहे हो आप, तो आईएफएससी सर एक्चुअली ऐसे रीजन जहाँ पर ये नॉर्म्स रिलैक्स किए गए हैं और यहाँ आपको इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं। तो व्हाट आर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बैंक ऑफ अमेरिका का ब्रांच है, साइड में ही इंडियन जो एसबीआई का ब्रांच होगा। तो ये एसबीआई का ब्रांच जो आईएफएससी के अंदर होगा, दैट विल बी रिगार्डेड एज अ फॉरेन बैंक, सॉरी फॉरेन ब्रांच ऑफ इंडियन बैंक, ठीक है, फॉरेन ब्रांच माना जाएगा बिकॉज ये टेरिटरी इकोनॉमिक टर्म्स में फॉरेन है, ठीक है, ऐसा। तो ये तो ऑब्वियसली फॉरेन बैंक है एंड उसका एक ब्रांच यहाँ पर है। तो ऐसे फाइनेंशियल टर्म्स में इंटरनेशनल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने वाला ये रीजन है। आई होप यू गेट अ वेरी गुड आइडिया। अब आगे की डिस्कशन आपके लिए काफ़ी क्लियर होगी जब हम ये चीज़ समझ चुके हैं। तो यहाँ सबसे पहली चीज़ है कि फ्लो ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियल प्रोडक्ट, सर्विसेज, ये होता है इन रीजन्स में। फंड रेजिंग सर्विसेज यहाँ पर इंडिविजुअल कॉर्पोरेट से रिलेटेड, यानी कि आप इंडिया के अंदर अगर फंड रेज करना चाहते हैं तो इंडियन पीपल ही आपको वहाँ पर पेमेंट्स करेंगे। बट आईएफएससी में जाओगे तो इट विल बी जस्ट लाइक अ फॉरेन टेरिटरी, और यहाँ पर अगर आप फंड रेज करते हो तो सारा इंडियन पीपल तो इन्वेस्ट कर ही पाएंगे, लेकिन बाहर कंट्रीज के लोग भी सीधा सीधा इन्वेस्ट कर पाएंगे बिकॉज दिस इज अ फॉरेन टेरिटरी। और यहाँ पर आपको रिलैक्सेशंस भी मिल रहे हैं, दैट इज वाई दीज एक्टिविटीज आर वेरी सिंपल एंड ईजी हियर। एसेट मैनेजमेंट, ग्लोबल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन वगैरह से रिलेटेड भी यहाँ पर एक्टिविटीज़ किए जाते हैं। वेल्थ मैनेजमेंट, ग्लोबल टैक्स मैनेजमेंट, ग्लोबल एंड रीजनल कॉर्पोरेट ट्रेजरी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, मर्जर एक्विजिशन
ट्रांजैक्शन वगैरह भी यहाँ पर एंटिटीज का होता है. सो आवर डिस्कशन विल बी अराउंड द इंटरनेशनल बैंकिंग आईएफएससी बैंकिंग यूनिट्स. ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर बैंकिंग यूनिट्स, आईबीयू इन्हें कहा जाता है. दीज आर जस्ट लाइक ब्रांचेस. अगर हम एसबीआई का ब्रांच आईएफएससी के अंदर खोल देते हैं तो उसको एक एकदम फैंसी सा नेम मिल जाता है आईबीयू. ठीक है, आईएफएससी बैंकिंग यूनिट दैट. तो व्हाट इज द स्कोप ऑफ आईएफएससी इन इंडिया? तो अभी के लिए तो इंडिया में सिर्फ गिफ्ट सिटी नाम का एक जो जगह है गुजरात में, देयर ओनली वी हैव द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर. तो इसको और एक्सपैंड किया जाएगा, बाकी एरियाज में भी लाया जाएगा. देन फर्दर इफ वी सी, ये फॉरेन ऑपरेट एज फॉरेन बैंक्स, नॉट सब्जेक्ट टू डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स, डिपॉजिट रिलेटेड. ग्लोबल कनेक्ट प्रोवाइड करता है. डिपॉजिट्स फ्रॉम नॉन रेजिडेंट सिटीजन्स यहाँ पर आते हैं. लोन्स सिर्फ नॉन रेजिडेंट्स को दिया जाता है, इंडियंस को नहीं देते हैं लोन यहाँ पर. बस फॉरेन करेंसी के ट्रांजैक्शंस यहाँ पर होते हैं. एक्सेप्ट जो भी अभी इंडिया में एस्टैब्लिश कर रहे हो, ये तो वैसे तो इंडिया है बट फॉर ओनली इकोनॉमिक टर्म्स ही इंडिया नहीं है. बट आपको पेमेंट वगैरह रुपीस में ही करना होगा ना, तो उसके लिए रुपीस रिलेटेड अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करते हैं. वरना तो सारा ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में ही होता है, इंडियन करेंसी में ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं है. एसईजेड यहाँ पर उसके अंदर है. एंड एसईजेड एक्ट के तहत आईएफएससीज को एस्टैब्लिश किया गया. एंड आईएफएससीज के लिए एक रेगुलेटर है आईएफएससीए. तो आईएफएससीए का एक्ट जो है वो भी है, राइट. तो यहाँ एक तरीके से रेस्ट्रिक्शंस है ऑन द फाइनेंशियल सेक्टर. एंड ये एक टेस्टिंग ग्राउंड की तरह से काम करता है. जैसे कोई नया टाइप का एंटिटी आपको बनाना है, जहाँ पर लेट्स से बैंकिंग, इंश्योरेंस, पेंशन, सारे प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, यूनिफाइड एंटिटी. तो ये एक एंटिटी होगा और इसको हम टेस्ट कर सकते हैं आईएफएससी के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन से रिलैक्स है. दैट इज व्हाट इज नोन एज अ टेस्टिंग ग्राउंड. बेनिफिट्स क्या है? एसईजेड रिलेटेड इंसेंटिव्स, यहाँ पर एग्जेम्पशंस, जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है उस सब से मिलता है. गिफ्ट सिटी में अगर हम देखें तो 2019 की बात करें तो 225 कंपनीज है, 3 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, 9 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड 3 मल्टीनेशनल कंपनी यानी कि फॉरेन बैंक्स वी कैन से हैव एस्टैब्लिश्ड देयर यूनिट्स हियर. अपॉर्चुनिटीज क्या है गिफ्ट सिटी में? एक्सेस लार्ज हिंटरलैंड इकोनॉमी जो इंडिया की है उसको मिलता है. इंटरनेशनल मार्केट्स का एक्सेस मिलता है. $3 ट्रिलियन इंडिया को बनाने से रिलेटेड वी कैन मूव इन दैट डायरेक्शन. गेटवे टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑल्सो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज का सेंटर बनते जा रहा है इंडिया का ये आईएफएससी जो गिफ्ट सिटी में है. ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स यहाँ पे स्टैब्लिश किए जा सकते हैं. ग्लोबल टैलेंट लीडिंग हब बन जा रहा है फॉर फंड एडमिनिस्ट्रेशन. की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर क्या क्या है? होलसेल बैंकिंग किया जा सकता है, जहाँ पर जो आपका लार्ज फंड्स को मोबिलाइज करने का काम, लाइक एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, ट्रेड फाइनेंस, फैक्टरिंग, फोरफेटिंग सर्विसेज, कैपिटल मार्केट्स के जो फंड्स मोबिलाइजेशन है, रिटेल बैंकिंग, ट्रेजरी मैनेजमेंट. अदर अपॉर्चुनिटीज है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स वगैरह भी यहाँ पर प्रोवाइड किए जा सकते हैं. नॉर्मल चीज़ें हैं जो फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड है, यू कैन वेरी क्लियरली सी. देन गाइडलाइंस यहाँ पर आईबीयू सेटअप करने के लिए क्या क्या है? इंटरनेशनल आईएफएससी बैंकिंग यूनिट को सेटअप करने के लिए, यानी कि एक बैंक ब्रांच अगर सेटअप करना चाहते हो तो क्या इंडियन बैंक सेटअप कर सकते हैं. यहाँ पर ऑथराइज टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज, जो कि ऑथराइज्ड डीलर्स हैं वो ही यहाँ पे ब्रांच सेटअप कर सकते हैं. और ईच इंडियन बैंक सिर्फ एक ब्रांच यहाँ पे सेटअप कर सकता है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे. एक आईएफएससी में एक ब्रांच. एंड इसके साथ लाइसेंसिंग जो आरबीआई है वो वहाँ से लेना होगा इवन फॉर ओपनिंग आईबीयू. इवन दो इनका एक यूनिफाइड रेगुलेटर आईएफएससी है, द लाइसेंसिंग हैज टू बी टेकन फ्रॉम आरबीआई. फॉरेन ब्रांच ऑफ एन इंडियन बैंक का जिस तरीके से किया जाता है वैसे ही इससे डील किया जाएगा. वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इज, अगर आपको ये एस्टैब्लिश करना है एक ब्रांच आईबीयू, तो एसबीआई अगर एस्टैब्लिश करना चाहता है तो एसबीआई के पास $20 मिलियन एटलीस्ट होने चाहिए पेरेंट बैंक के पास, सो दैट इट कैन यूज दैट मनी. अगर कोई भी इश्यू आ जाता है, इतना कैपिटल, मिनिमम कैपिटल मेंटेन करना है. यू डू नॉट हैव टू मेंटेन सीआरआर, एसएलआर, बट अदर थिंग्स रिजर्व जो है मेंटेन करने होंगे, जो आगे हम डिस्कस करेंगे. रिसोर्स एंड डिप्लॉयमेंट, नॉन रेजिडेंट्स ओवरसीज ब्रांचेस ऑफ इंडियन बैंक्स वगैरह से भी पैसे लिए जा सकते हैं. बोथ इंडियन रेसिडेंट्स एज वेल एज फॉरेन पीपल से भी पैसे लिए जा सकते हैं एंड उन्हें मोबिलाइज किया जा सकता है. यहाँ के ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स क्या है? कैश ट्रांजैक्शंस, ये सारे सेविंग्स बैंक अकाउंट्स वगैरह परमिटेड नहीं, ओनली करंट अकाउंट्स, टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स आप ओपन कर सकते हो. नो योर कस्टमर और ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड जो नॉर्म्स हैं, डेलिक्वेंसी नॉर्म्स, ये सब एप्लीकेबल है. ठीक है. और ये जो भी डिपॉजिट्स ओपन होते हैं आईबीयूज के, वो इंश्योर्ड नहीं होते.
अब IFSCA का क्या रोल है, सेकंड पार्ट अगर हम डिस्कस करें, सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट IFSC, एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आपकी हो गई है। तो फाइनेंशियल सेक्टर की अगर हम बात करें, कौन कौन से रेगुलेटर्स आपको समझ में आते हैं। आरबीआई बैंक्स को रेगुलेट करता है, सेबी द रेगुलेटर ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस जो है स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में उनको और सारे एंटिटीज को, IRDA आई जो है इंश्योरेंस सेक्टर को, PFRDA रेगुलेट करता है द पेंशन फंड सेक्टर, पेंशन सेक्टर। ठीक है, तो ये चार मेन रेगुलेटर्स हैं जिनके सारे के सारे काम को एक सिंगल रेगुलेटर के द्वारा IFSCA में किया जा रहा है, IFSCs में किया जा रहा है, दैट इज द IFSCA। तो इंडिया में कहीं भी IFSCs एस्टेब्लिश किए जाएंगे तो इन सभी के जो भी फंक्शंस हैं, रेगुलेशंस हैं, वो सब IFSCA के द्वारा किए जाएंगे। ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज हैव बीन सब्ज्यूम्ड इनटू IFSCA, एंड IFSCA इन चीज़ों को ट्वीक एंड चेंज भी कर सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होंगे। ये एक फॉरेन, एज वी सेड इकोनॉमिक टर्म्स में फॉरेन रीजन है। IFSCA 2020 अप्रैल 27 को IFSCA एक्ट 2019 के तहत एस्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर्स इसका गांधीनगर गुजरात में है। ये एक यूनिफाइड रेगुलेटर है। ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या है, ग्लोबल कनेक्ट प्रोवाइड करना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म वगैरह प्रोवाइड करना। देन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यहाँ पर किस तरीके का है, इफ़ वी हैव अ लुक एट दैट, तो $20 $20 मिलियन रिक्वायर्ड है, ये हम देख चुके हैं। अगर IBO एस्टैब्लिश करना है तो पेरेंट बैंक को नो ऑब्जेक्शन लेटर होम कंट्री रेगुलेटर से लेना होगा। लाइक इंडियन बैंक है तो RBI से लेना होगा, कोई और कंट्री का बैंक है तो अपने खुद के कंट्री के रेगुलेटर से दे हैव टू टेक द नो ऑब्जेक्शन लेटर। लेटर ऑफ कंफर्ट पेरेंट बैंक से कोई भी SLR CRR मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ लिक्विडिटी रेशियोज मेंटेन करना है, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो वगैरह जो है देखना है। पेरेंट लेवल पर भी ये मेंटेन किया जा सकता है IFSCA के परमिशन से। ऐसा नहीं है कि IBO के अंदर ही मेंटेन करना है, पेरेंट बैंक भी मेंटेन कर सकता है। लीवरेज रेशियो इनका जो है वो स्पेसिफाई किया जाएगा बाय द होम रेगुलेटर एंड वो मेंटेन करना है। रिटेल डिपॉजिट रिजर्व रेशियो जो है वो 3% ऑफ द डिपॉजिट्स एटलीस्ट होना चाहिए डेली बेसिस पर। और यहाँ पर जो है जो भी IFSCA डायरेक्शंस देता है उन सभी को IBUs मानेंगे। परमिसिबल एक्टिविटीज़ क्या है IBUs के, तो वी कैन से ट्रांजैक्शंस रेसिडेंट्स नॉन रेसिडेंट्स के साथ ये कर सकते हैं इन फॉरेन करेंसी, INR करेंसी अदर देन INR, और WOS दैट इज होली ओन्ड सब्सिडियरीज एंड जॉइंट वेंचर्स वगैरह एस्टैब्लिश किए जा सकते हैं इंडियन कंपनीज के साथ जो भी फॉरेन में रजिस्टर्ड है। और सेविंग्स बैंक अकाउंट अलाउड नहीं, फॉरेन करेंसी करंट अकाउंट्स ओपन किए जा सकते हैं कॉर्पोरेट बोरोवर्स के लिए। चेक फैसिलिटी नहीं मिलता है, बैंक ट्रांसफर्स यहाँ पर किए जा सकते हैं। परमिटेड फॉरफेटिंग फैक्टरिंग ये सब परमिटेड है, एंड प्रियोर अप्रूवल ऑफ RBI के साथ डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स भी ये ऑफर करते हैं। गाइडलाइंस क्या है IBO को सेटअप करने के लिए, सो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स वगैरह ओपन करने चाहिए, ADR GDR इश्यूज एंड ऑल कैन बी डन। अंडर राइटर अरेंजर ऑफ INR डिनोमिनेटेड ओवरसीज बॉन्ड्स वगैरह भी अलाउ किए जाते हैं यहाँ पर, बट नॉर्मल ट्रांजैक्शंस इंडियन रुपी में नहीं होना चाहिए। एक्सपोजर लिमिट्स दिए गए हैं, यानी कि अगर कोई सिंगल बोरोअर को, लेट्स से सम सिंगल बोरोअर को पैसे दिए जा रहे हैं तो 5% से ज़्यादा पैसे जो भी टायर 1 कैपिटल है बैंक का उससे ज़्यादा नहीं देना है, 10% से ज़्यादा किसी एक सिंगल ग्रुप को नहीं देना है। AML इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर जो RBI ने इशू किए हैं वो सब फॉलो होने हैं, और RBI के द्वारा सुपरवाइज एंड रेगुलेट किए जाते हैं ये IBUs। बैलेंस शीट जो है फॉरेन करेंसी में ही होना चाहिए, और ये IBUs अलाउ नहीं किए जाते हैं सो एज टू पार्टिसिपेट इन द डोमेस्टिक कॉल नोटिस टर्म फॉरेक्स एक्टिविटीज़। इसके साथ साथ सेपरेट नॉस्ट्रो अकाउंट्स ऑफ देयर करस्पॉन्डेंट बैंक्स इन्हें मेंटेन करना होगा। करस्पॉन्डेंट बैंक्स क्या होते हैं, वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। SNRR अकाउंट्स वगैरह भी मेंटेन किए जा सकते हैं, स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट्स जिसके तहत स्पेशल एक्टिविटीज़ किए जाते हैं। और ये सारा कुछ जो है लोन एडवांसेस IBU का, वो नेट बैंकिंग क्रेडिट जो नेट बैंक क्रेडिट जो हम कैलकुलेट करते हैं पेरेंट बैंक का, उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। कोई भी लिक्विडिटी सपोर्ट RBI इनको नहीं देता है। ठीक है, रिलैक्सेशंस क्या है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स एंड इन्वेस्टर्स के लिए गिफ्ट सिटी पे, तो यहाँ पर इन्हें पहली बात तो अलाउ किया गया, दैट इज़ अ बिग रिलैक्सेशन। FPIs यहाँ पर अलाउड हैं कमोडिटी डेरिवेटिव्स पे जो है ट्रांजैक्शंस करने के लिए। कोई भी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स या कमोडिटी
कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ये नहीं देते। 22 आवर्स ए डे ये सब फंक्शन करते हैं यहाँ पे एक्सचेंजेस, एंड कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन इनको रिक्वायरमेंट नहीं है इफ़ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हियर एंड देयर। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स वगैरह आपको देने की ज़रूरत नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर्स को भी यहाँ पर अलाउ किया गया है। ओके, तो दोज वर द थिंग्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर। छोटा सा प्यारा सा चैप्टर। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। आईएफएससी बैंकिंग यूनिट्स जो आईएफएससी में स्टैब्लिश किए जा रहे हैं, पेरेंट बैंक को कितना मिनिमम कैपिटल मेंटेन करना होगा इन फॉरेन करेंसी, तो दैट इज एटलीस्ट 20 million US dollars has to be maintained. Now, which of these are correct relaxations of फॉरेन पोर्टफोलियो एंटिटीज गिफ्ट सिटी में? सेबी ने एफपीआईज को परमिट कर दिया है एक्सचेंजेस ऑपरेटिंग इन गिफ्ट सिटी, उसमें एफपीआईज जो है इन्वेस्ट वगैरह बाई सेल कर सकते हैं। एफपीआईज को कमोडिटी डेरिवेटिव्स के एक्सचेंज से रिलेटेड भी अलाउ किया गया है। कंपनीज पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, नो दे डू नॉट पे एनी काइंड ऑफ एसटीटी या कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। दैट इज वाई 1 and 2 हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मॉड्यूल है चैप्टर 10 टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल बैंकिंग, इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे एंड दिस इज पार्ट 1। सो हियर द चैप्टर इज ऑन टेक्नोलॉजी जो कि इंटरनेशनल बैंकिंग में यूज़ की जा रही है। तो दिस विल बी वेरी रिलेटेबल इफ़ यू हैव एन आइडिया कि इंडिया में जो बैंकिंग होती है उसमें किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव यूपीआई, वी हैव वेरियस पोर्टल्स प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर इन्फिनिट जो नेटवर्क है उसके बैकग्राउंड पर सारा का सारा जो हमारा ट्रांजैक्शंस सारा इन्फॉर्मेशन वो सब मूव होता है, राइट। तो इस तरीके से इसका आइडिया है तो इंटरनेशनल बैंकिंग के टेक्नोलॉजी रिलेटेड आइडिया आपको बहुत अच्छे से होगा। नहीं भी है तो वेरी स्क्रैच से हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे, सो डू नॉट वरी। सो दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल बैंकिंग एंड फिनटेक रिलेटेड काफ़ी कुछ दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो फिनटेक्स क्या होता है एंड ऑल वी विल सी इन दिस वीडियो। वी विल टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल बैंकिंग। सो द फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ट्रूली डिजिटल बैंक की अगर हम कल्पना कर रहे हैं तो हाउ दैट शुड बी। तो यहाँ पर डिजिटल स्ट्रैटेजीज आपको अपनाने होंगे, स्पेसिफिक गोल्स सेट करने होंगे, विजन मिशन किस तरीके का आपको बैंक चाहिए वो सेट करना होगा। डिजिटल कैपेबिलिटीज़ आपके कैसी हैं उनको असेस करके आगे और क्या कैपेबिलिटी में डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है उनको आपको गैप्स को जो है फिल इन करके यू हैव टू मूव अहेड, ये कहा जा रहा है। आईटी आर्किटेक्चर अलाइन करना है बाकी ट्रेडिशनल जो हम पेपर बेस्ड वर्क करते हैं बैंक्स में उसके साथ। ट्रेडिशनल सिस्टम्स को तो इंक्लूड करना है लेकिन करंट डिजिटल एनेबलर्स को यूज़ करते हुए हमें आगे बढ़ना है, ये कहा गया है। री इंजीनियर करना है हमारे रोड मैप को आगे बढ़ते हुए कैसे हम टेक्नोलॉजी को बैंकिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ यहाँ पर री इंजीनियरिंग प्लान्स बताए गए हैं, फ्लेक्सिबल फाइनेंशियल और बाकी प्रोडक्ट, स्पीड एंड इन हाउस टैलेंट जो है पीपल हैं दोनों को इंक्लूड करना है क्योंकि स्पीड एक्चुअली डिनोट्स टेक्नोलॉजी एंड रिप्लेसमेंट ऑफ पीपल, ठीक है। इन हाउस टैलेंट इज द पीपल, तो दोनों को ही साथ में लेकर चलना है बिकॉज द माइंड इज समथिंग दैट थिंक्स एंड जिसने टेक्नोलॉजी को एस्टैब्लिश किया है तो उसको हम हटा नहीं सकते। डिलीवर ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनाइजेशनल रेडीनेस चेक करना है कि ऑर्गेनाइजेशन में नॉट जस्ट जो प्रोसेस है, people should also be ready for adopting this because people are a large part कि ये चीज़ सक्सेसफुल होगा या नहीं। इसके साथ साथ प्रोएक्टिव तरीके से सेल्फ असेस करते हुए हमें आगे बढ़ना है सो एज टू एस्टैब्लिश दिस ट्रूली डिजिटल बैंक, ये चीज़ कही गई है। देन व्हाट इज़ द एवोल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी इन इंडिया? अगर हम देखें तो सबसे पहले बैंकिंग एक्टिविटीज़ मैनुअल ही होते थे, चेक पासबुक लाओ चेकबुक लाओ यही चलता था। विजिट्स लोग ज़्यादा से ज़्यादा करने लगे बैंक्स को बिकॉज दे हैड द हैबिट ऑफ सेविंग। इसके साथ साथ इंडियन बैंक्स को 1969 एंड 1980 में नेशनलाइज कर दिया गया था, इसके बारे में थोड़ा आइडिया होगा आपको। इसके बाद चीज़ें थोड़ी फास्ट पेस पे गई जहाँ पे गवर्नमेंट ने इस सब के बागडोर जो है संभाली एंड लेटर ऑन प्राइवेट बैंक्स को भी अलाउ किया गया। अब कई ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई किए गए हैं जहाँ पर लोग बैंक्स तक पहुँच नहीं पा रहे थे, तो सर्विसेज कैसे मिलेंगे उनको? अब आया कंप्यूटर का एरा 1990s में, देन वी अडॉप्टेड कंप्यूटर्स वेरी फास्ट इन आर बैंकिंग सेक्टर। इंटरनेट बैंकिंग के साथ शुरुआत हुई, एटीएम्स आए एंड ऑल्सो वी हैड द क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स, ठीक है। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग? पहला तो एक्यूरेसी, स्पीड, ट्रांजैक्शन कॉस्ट वगैरह हमें कम लगेगा, ठीक है। इनिशियल कॉस्ट लगेगा, दैट इज़ अ लिमिटेशन, लेकिन ट्रांजैक्शन कॉस्ट आगे जाकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कंप्लायंस, रियल टाइम में सारी चीज़ें अपडेट हो जाती हैं, फटाफट जो है चीज़ें होती हैं, स्पीड आपको मिल गई है। टेक्निकल ग्लिचेस वगैरह हो सकता है, आप
आप कई बार यूपीआई पेमेंट करते हो, नहीं होता है, फंस गया पैसा यहाँ वहाँ, तो यू डिपेंड ऑन इट एंड देन आपके पास कैश अमाउंट नहीं है। दिस हैज हैपेंड विद मेनी पीपल, मेरे साथ भी हुआ है, ठीक है। तो साइबर क्राइम इज़ अ वेरी बिग इश्यू, राइट। तो दीज आर द थिंग्स। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कई सारे हैं जो एक तरीके से इंडिया में रिप्रेजेंटेशन है इन इंटरनेशनल बैंकिंग में टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ किया गया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आर जस्ट लाइक वी कैन से अ पार्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर, जहाँ पर आपको जो है काफ़ी सारी चीज़ें करने से रिलेटेड फैसिलिटीज़ मिल जाते हैं। इनवर्ड रेमिटेंस ऑनलाइन, जहाँ पर ये एक सिक्योर्ड पोर्टल है, ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र जो एनआरआईज करते हैं इंडिया के अंदर, वो सब यहाँ पर आपका जो है किया जा सकता है इनके थ्रू। रजिस्टर करना है उन्हें इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर, रिसीवर डिटेल्स वगैरह भी भरने होंगे एंड देन दे कैन डू दिस। बेनिफिट्स क्या है, क्विक एंड सीमलेस ट्रांसफ़र, एक्सचेंज रेट्स जो है वो अपडेट होते रहते हैं 24/7, कस्टमर सपोर्ट भी प्रोवाइडेड है। सिमिलर है आउटवर्ड ट्रांसफर्स रेमिटेंस, जो कि इंडिया से बाहर जब हम इंटरनेशनल करेंसी भेजते हैं तो वो सब हो सकता है, ठीक है। ऑनलाइन पोर्टल इंटरनेशनल डिजिटल बैंकिंग प्रोवाइड करते हुए लॉगिन पासवर्ड वगैरह यूज़ करके सिक्योर तरीके से ये पूरा चलता है। तो पूरा प्रोसेस फ्लो यहाँ पर बताया गया है। फॉरेक्स टैब इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल पर ओपन करो एंड डू वेरियस थिंग्स, ऐड बेनिफिशियरी, बिगिन पेमेंट, ये सब, ठीक है। तो दीज आर द स्टेप्स। बैंक्स जो है इंटरनल कंट्रोल लिमिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस आप नहीं कर सकते इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ट्रांजैक्शंस के स्टेटस रिलेटेड मैसेजेस आप कस्टमर टू कस्टमर स्विफ्ट के थ्रू भेजे जा सकते हैं। MT103 इज़ द कोड। अब बेनिफिट्स आर फास्ट, इजी, कन्वीनियंट है, सिक्योर फैसिलिटी है ऑल पर्पसेस के लिए, जो यहाँ पे मेंशन किए गए, एजुकेशन, फैमिली मेंटेनेंस, सेल्फ ट्रांसफ़र वगैरह किए जा सकते हैं 24/7। एंड वर्ल्ड लेवल पर चेकलिस्ट यहाँ पर जो है, जो भी चीज़ें RBI के हिसाब से आपको फॉलो करने इन वेरियस अदर जो इंटरनेशनल हमारे रेगुलेटर्स उनके हिसाब से वो सब यहाँ पे है। ट्रेड फाइनेंस पोर्टल भी यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट है, वेब बेस्ड ऑनलाइन पोर्टल जहाँ पे ट्रेड फाइनेंस ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हैं। यहाँ ट्रेड फाइनेंस से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पिछले चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल बायर्स क्रेडिट, तो इसको आप इस पर्टिकुलर पोर्टल के थ्रू किया जा सकता है। ऑन ऑल अदर क्रेडिट, प्री शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट रिलेटेड, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं, इनको ट्रेड फाइनेंस पोर्टल पे किया जाता है। बेनिफिट्स आर टेम्पलेटेड ट्रांजैक्शंस वहाँ पर होते हैं जिनको यूज़ करके आप जो है अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। बल्क अपलोड फैसिलिटीज़, मेकर चेकर, यानी कि आपके ट्रांजैक्शंस एंड एक्टिविटीज़ को चेक किया जा सकता है। कॉपीज ऑफ एडवाइस, रेडी रेफरेंसेस पहले के ट्रांजैक्शंस के होते हैं, सो यू कैन व्यू देम एंड अपने ट्रांजैक्शंस को आप प्लान कर सकते हो। लिमिट्स क्या है उसके डिटेल्स, डैशबोर्ड्स यहाँ पर जो है काफ़ी डाइवर्स हैं, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रेट पोर्टल यहाँ पर, जहाँ पर आपको क्राइटेरिया जो भी कॉर्पोरेट्स मीट कर रहे हैं जो बैंक के द्वारा सेटअप किए गए हैं, और ये लोग फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड ट्रांजैक्शंस यहाँ पर कर सकते हैं, देख सकते हैं लॉग इन करके। ऑब्वियसली डीलिंग रूम रियल टाइम बेसिस पे, तो डीलिंग रूम है क्या, यहाँ पर आपको जो भी फॉरेन करेंसी बाय करना है, सेल करना है, उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आप बैंक्स के जो फॉरेन एक्सचेंज पोर्टल्स हैं उन पर कर सकते हैं। डील्स वगैरह कंफर्म करना, नॉन कंप्लायंस अगर हो रहा है उस चीज़ को आइडेंटिफाई किया जा सकता है इजीली यहाँ पर। सो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ हैविंग एन ऑनलाइन पोर्टल। वन टाइम इंडेमनिटी एग्रीमेंट वगैरह किया जा सकता है, जहाँ पर कोई भी लॉसेस हो तो उसके जिम्मेदार बैंक्स नहीं है, या फिर दे विल पे इन सम मैनर। बेनिफिट्स यहाँ पर है सीमलेस इंटरेक्शन, एडवाइजरी, बैंक डीलर्स के द्वारा रियल टाइम रेट कोटेशन बेसिस पर ऑडिट, ट्रायल एंड ऑल यहाँ पर सारी चीज़ें की जाती है। MIS मेंटेनेंस। देन एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, इसके बारे में तो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है नहीं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल। RBI ये पोर्टल मेंटेन करता है जहाँ पर एक्सपोर्ट डेटा जो है वो अपलोड करते रहना होता है बाय द वेरियस बैंक्स दैट आर इन्वॉल्व, बाय द कस्टम्स डिपार्टमेंट्स एंड ऑल। इनको चेक करते रहना है। इफ सम ट्रांजैक्शन इज ओपन तो उसे क्लोज करना होगा। रिपोर्टिंग ऑफ एडवांस रेमिटेंस, रिपोर्टिंग ऑफ EDF, ये सब फॉर्म्स जो है इनवर्ड रेमिटेंस रिलेटेड वो सब रिपोर्ट करने हैं बैंकों की, कितना कितना हो रहा है। सिस्टम बेस्ड कॉशन लिस्ट आपको जो है प्रोवाइड करनी होगी यहाँ पर। साथ के साथ EBRC को इशू किया जा सकता है, विच वी हैव ऑलरेडी रेड क्या होता है। सर्विस एक्सपोर्ट्स, लेकिन इस EDPMS पर ये अलाउड नहीं किए जाते हैं। सर्विस एक्सपोर्ट्स रिलेटेड डेटा तो जो है वो नहीं अपलोड होता। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को फैसिलिटेट करता है IDPMS, सिमिलर टू EDPMS इम्पोर्ट्स के लिए है ये।
एडी कोड के बेसिस पर बिल ऑफ एंट्री जो कि कस्टम्स के द्वारा बनाया जाता है, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, उसको डाउनलोड किया जा सकता है। एडी बैंक इंपोर्टर के लिए बीओई डेटा वगैरह अपलोड करता है, सो दैट द इंपोर्ट जो कर रहा है वो इसको देख सके। एडी बैंक से बीओई डिटेल्स, आउटवर्ड रेमिटेंस मैसेज वगैरह, एडवांस पेमेंट रिलेटेड ये सब इंफॉर्मेशन अपलोड करते हैं। इंपोर्ट पेमेंट्स यहाँ पर करना, मल्टीपल आउटवर्ड रेमिटेंसेस भी किए जा सकते हैं सिंगल बिल ऑफ एंट्री के द्वारा। मल्टीपल बिल ऑफ एंट्री के द्वारा वन आउटवर्ड रेमिटेंस को भी अंजाम दिया जा सकता है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एक्चुअली यहाँ पर भी अलाउ नहीं किया जाता, जस्ट लाइक ईडीपीएमएस, एंड इंपोर्टर के साथ फॉलो अप बैंक्स वगैरह को करना होता है विद रिस्पेक्ट टू वेरियस थिंग्स। अब नेक्स्ट इज द फर्म्स ऑनलाइन पोर्टल, जहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आपको डेटा जो है भरना पड़ता है। तो डिटेल में हम चैप्टर 6 में ये डिस्कस कर चुके हैं कि एक सिंगल मास्टर फॉर्म होता है, और इसमें आप पहली बार अगर एफडीआई गेन कर रहे हो तो यू हैव टू फिल अ पर्टिकुलर फॉर्म, एंड इफ यू आर गेटिंग इट अगेन एंड अगेन वी हैव टू फिल द फॉर्म्स। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हियर, और ये सारा डेटा आपको आरबीआई को बताना होता है कि कितना कितना इन्वेस्टमेंट आप उठा रहे हो, एफडीआई उठा रहे हो, ऑल ऑफ दैट, नॉट जस्ट एफडीआई, वेरियस अदर थिंग्स, तो ऑल ऑफ दैट ऑन द फर्म्स पोर्टल। ओके, which among the following is not supported over the EDPMS? रिपोर्टिंग एडवांस रेमिटेंस सपोर्टेड है, रियलाइजेशन ऑफ ईडीएफ सपोर्टेड है, कॉशन लिस्टिंग एक्सपोर्टर्स का सपोर्टेड है, बट एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू सर्विसेज इज नॉट सपोर्टेड, सो डी इज द राइट आंसर। Which among the following is correct with respect to IDPMS? Multiple outward remittance can be settled with one bill of exchange, yes, bill of entry, sorry. Import of services related remittance routed through ऑथराइज डीलर बैंक से परमिटेड, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस रिलेटेड रेमिटेंस यहाँ पर अपलोड नहीं होते हैं आईडीपीएमएस में। बेस्ड ऑन द एडी कोड डिक्लेयर्ड बाय द इंपोर्टर, बैंक शिल डाउनलोड द बिल ऑफ एंट्री, एब्सोल्युटली, ठीक है। तो 1 and 3 ओनली इज करेक्ट, दिस इज पार्ट 2। सो एज वी हैव ऑलरेडी सीन, दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल बैंकिंग एंड फिनटेक। तो टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल बैंकिंग ये हम देख चुके हैं, फिनटेक रिलेटेड चीज़ें अभी हम जो है देखेंगे, राइट। तो व्हाट इज फिनटेक? फिनटेक का अगर ये वर्ड को ही अगर हम देखें तो वी कैन वेरी क्लियरली आइडेंटिफाई कि ये टेक्नोलॉजीज, ऐसे टेक्नोलॉजीज को लेकर आना जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इज योर पेटीएम, फॉर एग्जांपल इज योर फोन पे, जहां पर आपको यूपीआई एंड वेरियस अदर थिंग्स, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं यूजिंग द टेक्नोलॉजी, एंड इसी से रिलेटेड सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपको दे दी गई है। डिजिटलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, इनोवेटिव आइडिया, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना फॉर वेरियस प्रॉब्लम्स। अब इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ? फिनटेक का फर्स्ट ट्रांस अटलांटिक केबल के थ्रू नेटवर्क कनेक्टिविटी की गई थी, फिनटेक 1.0 इसे हम कह सकते हैं 1866 में। 1918 में फेड वायर नाम का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर सिस्टम लाया गया था। डाइनर्स क्लब एंड एमएक्स कार्ड, जहां पर जो क्रेडिट डेबिट कार्ड्स आज के डेट में हैं उनका शुरुआत किया गया था 1967 में। फिनटेक 2.0 एरा स्टार्ट हुआ, जहां पर फर्स्ट एटीएम आया 1967 में। फर्स्ट डिजिटल स्टॉक एक्सचेंज एंड स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था, जिसके बारे में हम जानते हैं। 2008 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, एंड उसके बाद थर्ड वर्जन स्टार्ट हुआ फिनटेक का 2009 में। क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइन आए, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड वे में ब्लॉकचेन के थ्रू करेंसीज का जो है फ्लो यहाँ पर हमें दिखा। 2010 में फिनटेक 3.5 शुरू हुआ, जहाँ पर एशियन कंट्रीज, टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया, यूपीआई इज अ वेरी ग्रेट इनोवेशन इन इंडिया, इजंट इट? यूपीआई ऑनलाइन पेमेंट्स, तो ये चीज़ें बाकी कंट्रीज के लोग रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। दिन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स अगर हम देखें तो यूरोप में क्या है, यूएस, सिडनी, सिंगापुर में डिफरेंट ट्रेंड्स यहाँ पर आपको बताए गए हैं। इंडिया में अगर हम देखें तो हाईएस्ट फिनटेक एडॉप्शन रेट ग्लोबली इंडिया में देखा गया है। ऑब्वियसली कोविड के टाइम पे यूपीआई इतना फेमस हुआ। 2100 फिनटेक रिलेटेड कंपनीज लास्ट 5 इयर्स में यहाँ पर एस्टैब्लिश किए गए हैं। डिजिटल पेमेंट्स, लेंडिंग, वेल्थ, डिजिटली जो किया जा रहा है उसमें काफ़ी ग्रोथ देखी गई है, एंड ऑलमोस्ट डबल हुआ है 2019 से 23 के बीच में जो ग्रोथ है फिनटेक में। सेकेंड लार्जेस्ट बेस इंटरनेट यूजर्स का इंडिया में है, तो दैट जस्टिफाइज इट। डिलीवरी चैनल्स यहाँ पर कैसे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जा सकता है सबसे पहले तो फिनटेक के लिए, तो वो क्या है? ह्यूमन इंटेलिजेंस को सिमुलेट करने वाला। फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी, यू गिव अ प्रॉब्लम टू इट, वो फटाफट से अपना सोल्यूशन लेकर आ जाता है, तो ये ह्यूमंस कर सकते हैं, तो उस चीज़ को रेप्लिकेट करना। कस्टमर्स को ये किस तरीके से हम इंटरनेशनल बैंकिंग में यूज़ कर सकते हैं? कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना कि उनके पास्ट जो
ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल हिस्ट्री के बेसिस पर चीज़ों को डिसाइड करना कि कैसे कैसे डिसीजंस लेने हैं। बिजनेस इससे और अच्छा बैंक्स का जो है फैसिलिटेट होगा। एआई का पोटेंशियल है इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशंस करने का, जैसे हमारे लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह में किए जाते हैं। नीड्स क्या है कस्टमर्स के, उनके आइडेंटिफाई करना, फीडबैक लेना, एंड ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी एंड एआई के थ्रू किया जा सकता है। बिजनेस इंटेलिजेंस क्लाइंट्स के लिए जो अलग अलग डिसीजंस लेने हैं, इनको लोन देना है कि नहीं, उनको ये करना है कि नहीं, ऑल ऑफ दीज। क्रेडिट स्कोरिंग, फ्रॉड डिटेक्शन, ये सब इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं। फ्रॉड डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑफ डिजिटल जो हमारे फीचर्स है, ठीक है। फ्रॉड से डिटेक्ट करने में बहुत समय निकल जाता है सारा डेटा ट्रांजैक्शंस देखते हुए, तो दैट कैन ओनली बी डन बाय द टेक्नोलॉजी राइट नाउ। फिनटेक एंड बिग डेटा एंड डेटा एनालिसिस की अगर हम बात करें, ये कैसे रिलेटेड है, तो बिग डेटा का मतलब है क्या, तो सेमी स्ट्रक्चर्ड लार्ज डाइवर्स डेटा। लेट्स से एक पर्सन का कहाँ घूमने गया, उसका नाम क्या है, कहाँ रहता है, क्या करता है वो, कहाँ से कहाँ डेली ट्रैवल करता है, कितने पैसे खर्च करता है, ऑल ऑफ दीज आर अ लार्ज सेट ऑफ डेटा ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। उसको सारा जो है, ऑब्वियसली ये काफ़ी डीप जो है प्राइवेट डेटा है, बट इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। इस तरह का जो फाइनेंशियल डेटा है विच कैन बी ऑब्टेन्ड, उस डेटा को कैसे यूज़ किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें जो है बिग डेटा इसमें आती हैं। कस्टमर्स का डेटा, मार्केट्स का, कस्टमर प्रेफरेंसेस कैसे हैं, आगे एनालाइज करना कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, फ्रॉड डिटेक्शन, एल्गोरिदम वगैरह किया जा सकता है। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, फिनटेक, ये दोनों कैसे एक साथ जेल हो सकते हैं, तो रोबोट्स को यूज़ किया जा सकता है स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा कलेक्शन के लिए, घर घर या फिर प्लेसेस में जा जाकर दे कैन कलेक्ट द डेटा एंड ऑल्सो प्रोवाइड इट फॉर द फिनटेक रिसर्च एंड ऑल। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस हो रहे हैं या नहीं, इनको चेक करना। कम्युनिकेशन, मार्केटिंग वगैरह, ईमेल, चैटबॉट्स, ये सब आपके बहुत हेल्पफुल हैं और ट्रांजैक्शंस वगैरह मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फिनटेक एंड ब्लॉकचेन, किस तरीके से जो है जेल हो सकते हैं। तो ब्लॉकचेन इज व्हाट, डिसेंट्रलाइज्ड वे में अगर कोई ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं, अगर आज के डेट में आप कोई ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करोगे तो दैट आरबीआई नोज इट, ठीक है, इंडिया में। तो ये ट्रांजैक्शन अगर किया जा रहा है थ्रू द ब्लॉकचेन, सो आरबीआई हैज़ नो आइडिया, उसे हम डिसेंट्रलाइज्ड कहते हैं। क्रिप्टो करेंसीज का आरबीआई का कोई भी जो है कितना कितना क्या क्या हो रहा है, ऑब्वियसली बाकी सोर्सेज से, बट डायरेक्टली उसे पता नहीं चलता कि क्या है। ओके, सो दैट इज व्हाट इज ब्लॉकचेन, जहां पर आपके ट्रांजैक्शंस काफ़ी सिक्योर डिसेंट्रलाइज्ड वे में रिकॉर्ड होते हैं। हर एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन हर एक पर्सन के पास होती है, वॉट एवर कैन बी नोन एंड अंडरस्टूड, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी चेंजेस, हैकिंग, चीटिंग एंड साइबर रिलेटेड इश्यूज बहुत ही कम होंगे, बिकॉज यू कैन नॉट मेक चेंजेस अंटिल एंड अनलेस सारे लोग यहाँ पर अप्रूव ना कर दें जो चेंजेस रिक्वायर्ड नहीं है। डिजिटल लेजर ऑफ ट्रांजैक्शन, इसीलिए इसे कहा जाता है। सिक्योरली ट्रांजैक्शन स्टोर कर सकते हैं, सेंसिटिव डेटा यहाँ पे रख सकते हैं, टोटली एनक्रिप्टेड है, यू कैन नॉट मेक मच चेंजेस। बैंक्स, ट्रेड फाइनेंस टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर जो है उसके लिए ब्लॉकचेन कैन बी यूज, सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट, परमानेंट रिकॉर्ड कीपिंग, ये सब किया जा सकता है। तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट का पूरा जो ट्रांजैक्शन है वो हम देख रहे हैं, दिस कैन बी डन थ्रू ब्लॉकचेन, राइट। तो वेरियस स्टेजेस में, लाइक मैनुअल कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन था पहले, तो देर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन वगैरह ब्लॉकचेन, उसमें डेटा स्टोर किया जा सकता है। फैक्टरिंग, इनवॉइस, और एक्सपोर्टर जो मैन्युफैक्चर करता है गुड्स एंड सर्विसेज, तो प्रोसेस भी यहाँ पे बताया गया, एंड ऑल ऑफ दिस कैन बी रेप्लिकेटेड ओवर द ब्लॉकचेन, ठीक है। एएमएल रिव्यू हो गया, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स यूज़ करना, एंड बिल ऑफ लीडिंग, ये सब चीज़ें जो है, वेरियस डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी यहाँ पे मेंटेन किए जा सकते हैं, एंड ब्लॉकचेन के थ्रू उन पर मैनिपुलेशन भी किया जा सकता है इन अ पॉजिटिव मैनर, ठीक है। अब ये अनदर एग्जांपल है, यहाँ पर ट्रेड फाइनेंस थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दिखाया गया है। सेल एग्रीमेंट, कैसे कैसे इंपोर्टर बैंक परचेज एग्रीमेंट वगैरह रिव्यू किया जा सकता है ओवर द ब्लॉकचेन। एक्सपोर्टर बैंक रिव्यू करेगा आगे जाकर, डिजिटली ब्लॉकचेन के थ्रू साइन किया जा सकता है। थर्ड पार्टीज यहाँ पर इंस्पेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ब्लॉकचेन में देयर आर अ लॉट ऑफ थर्ड पार्टीज। कंट्री ए टू बी ये चीज़ ट्रांसफ़र हो गया, एंड इम्पोर्टर डिजिटली इसे एक्नॉलेज भी कर देगा, एंड सारी चीज़ें जो है गुड्स पहुंच गए, पैसे पहुंच गए, राइट। एडवांटेजेस क्या है, रियल टाइम रिव्यू हो सकता है, यहाँ पर सारा कुछ ट्रांसपेरेंट होता है। फैक्टरिंग एंड डिसइंटरमीडिएशन, जहाँ पर बैंक्स वगैरह ये जो इंटरमीडिएट्स हैं
हर एक लेवल पर, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन कॉस्ट वगैरह और जो टाइम है वो भी इंक्रीज हो जाता है, वो सब नहीं होगा। काउंटर पार्टी रिस्क रिड्यूस होता है, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन डिसेंट्रलाइज्ड हो जाता है। इसके साथ साथ ओनरशिप का प्रूफ आपको मिलता है, हर एक ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री वहाँ पर मेंटेन है एंड एवरीबॉडी कैन व्यू। ऑटोमेटेड सेटलमेंट एंड रिड्यूस्ड ट्रांजैक्शन फीस है, और रेगुलेटरी ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर है, यानी कि रेगुलेटरी रिलेटेड रेगुलेटर्स यहाँ पर रियल टाइम व्यू ऑफ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड किए जा सकते हैं। चैलेंजेस क्या है? रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस इश्यूज, जहाँ पर जो रेगुलेटर्स हैं उनको एकदम ओपनली ये चीज़ें नहीं दिखती, तो दैट इज़ एन इश्यू। और एडिशनल लेयर ऑफ डेटा यहाँ पर बनता जा रहा है, ब्लॉकचेन में अलग डेटा, फिर आप बैंक से अलग डेटा मेंटेन कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट। इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना डिफिकल्ट होगा। ट्रांजैक्शंस मॉनिटर जो है अर्जेंट रिक्वायरमेंट, अर्जेंट अटेंशन इस पर जो है देना है ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग का, जो कि ब्लॉकचेन के थ्रू किए जा रहे हैं। तो वो कौन करेगा? रेगुलेटर करेगा। तो रेगुलेटर यहाँ पर है ही नहीं ब्लॉकचेन में, तो कैसे? वैलिडेटिंग द डिटेल्स, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस मॉनिटरिंग वगैरह जो है करना होगा। इंडिया में क्या पर्सपेक्टिव है? तो इंडियन ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड 15 शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स ने इस चीज़ को टेस्ट किया था, ठीक है। और इसके साथ ये चीज़ इसे एस्टैब्लिश किया गया है, डोमेस्टिक ट्रेड को इसके थ्रू किया गया है, डेटा इनवॉइसेस में जीएसटी का डेटा जो है वो सब से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, पेपर वर्क एलिमिनेट करना, नेटवर्क कनेक्टिविटी, इन्फोसिस फिनाकल कनेक्ट के ऊपर ये सारा बेस्ड है। और यहाँ पर कोई भी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, सारे ग्रुप्स जो ब्लॉकचेन में है उनको कनेक्ट करने का ईजी वे है। डेवलपमेंट्स क्या किए जा सकते हैं टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंडिया में? इंट्रा बैंक यूसेज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, यानी कि बैंक के इंटरनल पर्पसेस के लिए ब्लॉकचेन को यूज़ किया जा सकता है। एसेट मैनेजमेंट हो गया, क्रॉस सेलिंग वगैरह। और इंटर बैंक, यानी कि बैंक और वेरियस अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच का लिंक ब्लॉकचेन बन सकता है। इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग किया जा सकता है इंक्रीजिंग एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। तो सेंट्रलाइज्ड केवाईसी बनाया जा सकता है, हर एक बैंक अलग अलग केवाईसी कर रहा, नॉट रिक्वायर्ड। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स किए जा सकते हैं, जो कि ट्रांसपेरेंट इम्यूटेबल डेटा होगा, जो कि चेंज नहीं किया जा सकता, एज आई टोल्ड यू। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, और सेंडर बेनिफिशियरी बैंक्स के बीच का इंटरेक्शन काफ़ी ईजी होगा। लोन सिंडिकेशन ईजी होगा, क्योंकि सारा डेटा सारे बैंक्स के साथ शेयर्ड होगा ओवर द ब्लॉकचेन। ट्रेड फाइनेंस यहाँ पर इजीली किया जा सकता है, ऑटोमेशन ऑफ एलसी क्रिएशन एंड ऑल, जल्दी होंगी चीज़ें। इसके साथ क्या क्रिटिकल फैक्टर्स है दैट नीड टू बी कंसिडर्ड वाइल गोइंग फॉर दिस? इंट्रा बैंक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस, कॉर्पोरेट पेमेंट, ये सारी चीज़ें हो पाए उस पर, दैट इज़ द रिक्वायरमेंट। चैलेंजेस क्या है फिनटेक के? रेगुलेटर्स यहाँ पर एग्री नहीं हो रहे हैं, बिकॉज वी हैव थिंग्स लाइक क्रिप्टो करेंसी एंड ऑल, जिसके अगेंस्ट काफ़ी रेगुलेटर्स है। डेटा सिक्योरिटी का इश्यू फिर भी आ जाता है, बिकॉज सेंसिटिव डेटा पूरा एक्सपोज हो जाएगा। डेटा ब्रीच अगर हो रहा है किसी भी तरीके से, तो वो कंपनी की लायबिलिटी बन जाएगी, और फिर कंपनी ऑब्वियसली और पीपल का लॉस होगा काफ़ी सारा। स्टार्टअप कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ह्यूमन इंटरफेस जो है उसे कम्प्लीटली हटाया नहीं जा सकता। ओके, now let us answer this question: which among the following is one of the most important applications of fintech in robotic process automation? Statistic data collection किया जा सकता है, regulatory compliance management किया जा सकता है, communication and marketing through email and chatbot. Yes, absolutely, ये तीनों चीज़ें की जा सकती हैं। So D, all of the above is the right answer. Which among the following is advantages of blockchain in international trade financing? Real time review, yes. Transparent factoring किया जा सकता है, yes. Intermediation नहीं, disintermediation, इंटरमीडिएट्स को हटाया जाएगा, ठीक है। इंटरमीडिएट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सो डिस इंटरमीडिएशन इज द राइट टर्म, 1 and 2 ओनली, ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर। थैंक यू।